कमलनाथ ज़्यादा ही अनुभवी हैं, तो इनको भेजने से आर्थिक तंत्र भी मजबूत होगा, क्योंकि अर्थतंत्र तो चुनाव में लगते ही है ना, और इनके सामने ज़्यादा कोई ना नुकुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी थी जिनसे हमारा कांग्रेस का हाईकमान सतर्क था। अरुण भाई की मेहनत से कोई भी कांग्रेस का साथी इनकार नहीं कर सकता, कमलनाथ के अनुभव को कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कई चीज़ों में हाईकमान के फैसले पे हम छोटे कार्यकर्ताओं को निर्भर रहना। मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछता हूँ कि चूक क्या हुई पिछले चुनाव में, मतलब क्या ऐसा चूक हुई? आप भी कौन सी लहर थी जिसको कोई समझ नहीं पाया? देखिए, कमलनाथ जी से एक चूक हुई। कमलनाथ मन की बात एकदम से बाहर ला देते। ट्रम्प कार्ड था लाडली बहना। हम कोर कमेटी के लोग थे, हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब हमारा मैनिफेस्टो वचन पत्र बन रहा था, तब उस समय बात उठी कि नारी सशक्ति सबसे पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा, किसानों के संदर्भ में बात करना पड़ेगी, इस प्रदेश के नौजवानों के संदर्भ में 3-4 मोटी मोटी बातें थी। तब कमलनाथ जी ने कहा कि अपन अधिकारियों से बात की, उनके समय जो सीएम के समय जो अधिकारी थे उनसे अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कितना खर्चा आएगा, यदि मैं एक अपनी बहन को 1500 रुपये देता हूँ कि वो संकल्प लेता हूँ या वचन देता हूँ, तो प्रदेश में कितनी महिला कितना देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अपन कर सकते हैं, ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, यदि आपके मन में नारी सशक्तिकरण की बात है तो आप ले सकते हैं अपने वचन पत्र में। तो वो उन्होंने एकदम से उस बात को ओपन कर दिया। बीजेपी ने उस मुद्दे को लपक लिया। बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी 50% वोट महिलाओं का होता है, बीजेपी ने झपट लिया वो हमारे पास तो वचन देने के अलावा कुछ था नहीं। जब उनके खाते में पहुंचने लगा राशि, तो महिलाओं ने सोचा कि अब पता नहीं सरकार कांग्रेस की बनती है नहीं बनती है, अभी तो तत्कालिक लाभ मिल रहा है, अभी ले लो। और बीजेपी ने ये झूठ फैलाया गली मोहल्ले से लेकिन गांव की चौपालों तक की बहनों, यदि तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो ये कांग्रेस तुम्हारे ये हम 1250 दे रहे हैं ये भी छीन लेगी, तुम्हें ना घर मिलेगा ना कुछ होगा। तो हम बीजेपी से आरएसएस से लड़ सकते हैं, लेकिन हम कमज़ोर पड़े बीजेपी के झूठ से लड़ने में। तो ये एक ट्रम्प कार्ड रहा है। बाकी बात मशीन की, और कभी प्रश्न पूछोगे तो बता देंगे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था अरुण भाई से कि आपको बार बार ऐसा भाजपा वाले क्यों बोलते हैं कि सही आदमी गलत पार्टी में है, आमंत्रित करते हैं आपको, मतलब इसके पीछे राज क्या है? ये भाजपाई जो है ना, वो हर बार बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। और मैंने कई फोरम से इस बात को पहले भी कहा है कि मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, और मुझे समय समय पर मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और पिछले 40-50 वर्षों से एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम सब कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। भाजपाई जो सपने देखते हैं बार बार इस तरह की अफवाहों को पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो मेरे बारे में नहीं, बहुत सारे हमारे साथियों के बारे में भी करते हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से निश्चित कर देना चाहता हूं कि वो अपने काम में फोकस करें, मेरे तरफ ध्यान न दें। नहीं, पर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि किस लिए ये चीज़ें होती है। एक तो वो आपका मंडलम सेक्टर वाला जो फार्मूला था वो अब जीतू पटवारी मान नहीं रहे हैं, कार्यकारिणी में आपके लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। ये इसका कारण तो नहीं है कि भाजपा को लगता है कि आप नाराज हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत खबर आपके पास है ठाकरे जी। मंडल सेक्टर का फार्मूला हमने
13-14 में शुरू किया था और उसके पीछे लॉजिक ये था कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को हम लोग अपनी पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ सकें। एक सफल प्रोग्राम हमने बनाया था और वो मुझे उसी को लागू जब कमलनाथ जी अध्यक्ष बने उनने भी किया और अभी भी वही मंडल सेक्टर का जो फार्मूला हमने तैयार किया था उसी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी काम कर रही है। और कार्यकारिणी में जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, ये जुरिडिक्शन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष को रहता है। हाँ, उसमें ज़रूर कुछ त्रुटियां हुई है, उसके बारे में हमने चर्चा की है उनसे और मैं समझता हूँ कि जल्द इसको हम लोग ठीक करेंगे। चलिए, आपने स्पष्ट इस मंच से ये तो कहा कि त्रुटियां हुई हैं। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आप शामिल नहीं हुए? नहीं, मैं उस समय यहाँ नहीं था, मेरे परिवार में शादियाँ थी, मुझे संदेश मिला था मीटिंग में जाने का। मैं अपने प्रभारी को मैं क्यों नहीं गया उसके बारे में मैंने उनको अपडेट कर दिया था। जी, मैं सज्जन जी आपसे पूछना चाहूँगा, ये मैसेज है कि आजकल आप जीतू जी के संकट मोचक बने हुए हैं और ये भी है कि मोर्चा पूरा उनके तरफ से संभाल लिया है आपने। देखिए, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की मेरी गिनती होती है, अरुण भाई की होती है। हमारा सिद्धांत है विशेष जी कि जिसके हाथ में पार्टी का झंडा है उन हाथों को मजबूत करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े बड़ी ताकत के साथ, वो अब मैं अपने उस कर्तव्य पथ पे चल के, चूँकि अरुण भाई भी यंग, जीतू पटवारी यंग, ये जो हमारी सेकंड लाइन थी इसको आगे लाने की मैंने भी काफ़ी लंबे अरसे तक पैरवी की और मुझे गर्व है, खुशी है कि हमारे हाईकमान ने ये एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है कि सेकंड लाइन के लोगों को प्रथम पंक्ति में लाके उनके हाथों में कमान सौंपी जाए। तो चूँकि जीतू पटवारी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अनुभव हम लोगों के पास ज़्यादा है, तो वो एक तालमेल बिठा के मेरी कोशिश होती है कि हम अरुण भैया, मैं, मुकेश नायक, एन.बी. प्रजापति, ये हम जितने सीनियर लोग हैं, राजन सिंह जी, हम सब तीन नाम आप भूल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी, जो मेरे ये तीनों नाराज हैं असल में। जो मेरे पहुंच में वो सब तो हम लोग आगे, ये तीनों आपके पहुंच में नहीं है। आगे बैठ जाता हूँ। गोविंद सिंह जी बहुत दूर रहते हैं, अच्छा, सुदूर अंचल में। और अजय सिंह जी का एक उन्होंने अपने आप को एक दायरे में मैं साहब को ही की दाद देता हूँ आपके कि आप इस मंच से इतना स्पष्ट सबके बारे में बता रहे हैं। दायरे में उन्होंने समेट लिया कि उनको कुछ ऐसी ज़रूरतें अभी हैं जो राजनीति के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आवश्यक है, अजय सिंह जी के लिए। और जब भी मौका आता है उनके बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आते हैं और दमदारी से बात करते हैं। एक बयान आपने भी दिया था कि जहां कमलनाथ रहेंगे वहां मैं रहूंगा। तो कमलनाथ कांग्रेस में, सज्जन वर्मा भी कांग्रेस में। तो क्या ये था, क्या ये इस बात की भी कोई चर्चा थी क्या कि कहीं और जा रहे हैं? विश्वेश जी मुझसे ये बात पूछेंगे, सुमित जी पूछेंगे, नवीन पूछेंगे कि भैया आप कहाँ, मैं बोलूँगा कांग्रेस में। जब पत्रकार पूछता है तो उसे जवाब, मेरी तो आदत है। पर ये नहीं बोला जाता ना कि ये रहेंगे तब तक कि मैं रहूंगा। नहीं, कमलनाथ जी जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगा। तो ये सवाल तभी होता है जब कमलनाथ जी कहीं जा रहे हैं। तो सवाल तो पत्रकारों ने पूछा कि कमलनाथ जी आप, मैंने कमलनाथ जी जहाँ रहेंगे मैं भी वहाँ रहूँगा। इसलिए शब्द मैंने कहे कि मैं अपने नेता को जानता हूँ कि कमलनाथ की खून में, उसकी रग रग में कांग्रेस बची हुई है। कल भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में, कल भी कांग्रेस में रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ अरुण जी कि कांग्रेस कमेटी में आपकी पूछ परख होती कि नहीं, जो कार्यकारिणी बनी है उसमें आपके लोग शामिल हैं कि नहीं? ये मैंने पहले कहा कि सब सामूहिक निर्णय होते हैं और अल्टीमेट तो दिल्ली से ही तय होता है। जो लोग छूट गए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता कहीं भूलवश कहीं चूक गए हैं, छूट गए हैं, उनको वापस से हम लोग एडजस्ट कराएंगे। और हम सबके एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है
कि जो मिशन हमने 28 का लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता, जिस तरह से हमने 13 से 18 के बीच में काम किया था, उसी तरह से अब 23 और 28 के बीच में काम करेंगे, और एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में वापस दोबारा हमारी सरकार लानी है। जी सज्जन भैया, मैं जरा आपसे पूछना ये चाह रहा था कि उमंग सिंघार जी नाराज हैं क्या? मतलब वो क्या चाहते हैं? दिग्विजय सिंह जी का जिक्र भी होना चाहिए इसमें। देखिए, मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ कि जीतू जी और उमंग जी के बीच कुछ चल रहा है क्या? उमंग वो भी यंग है, जीतू भी यंग है। उमंग को जवाबदारी दे रखी है विधायकों के संरक्षण की, विधायकों को ट्रेन करने की, क्योंकि उमंग के पास ज़्यादा अनुभव संसदीय ज्ञान का है, क्योंकि उनकी बुआ भी लंबे अरसे तक लीडर अपोजिशन रही है। संसदीय ज्ञान, हम विपक्ष में बैठे हैं कम संख्या में, तो हमारे विधायकों की भूमिका क्या हो, उमंग भाई का काम उस तरफ चल रहा है। जीतू पटवारी संगठन के प्रमुख हैं, तो संगठन कैसे मजबूत हो उस तरफ उनकी पहल चल रही है। छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े कांग्रेस के नेता तक कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, तो दोनों का वर्किंग अलग है। जब ज़रूरत होती है किसी मंच को, तो दोनों उस मंच पे साथ में आते हैं। एक सवाल दोनों से, सुरेश पचौरी जी पार्टी छोड़ गए, पचौरी जी पार्टी छोड़ गए, तो इसका क्या इस उम्र में मतलब पार्टी छोड़ रहे हैं? कि इतना लगातार कांग्रेस के प्रति वफादार एक व्यक्ति और उसके बाद पार्टी छोड़ गए, दोनों से मैं इसके कारण जानना चाह रहा हूँ। मैं मुझे तो ऐसा लगता है, एक गाने की एक लाइन है, अभी तो नहीं, थोड़े समय बाद, 2-3 महीने बाद, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। बीजेपी में जाने के बाद 2-3 महीने और लगेंगे, अभी पचौरी जी को पता चल जाएगा। जिस कांग्रेस ने कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग को दिया, राज्यसभा में इतना लंबा अरसा, 4 टेन ओवर, 6 चौक 24, कम से कम 24 साल। अब यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि भैया मेरे को राष्ट्रपति बना दो तो ही तुम्हारी पार्टी में रहूँगा, तो हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि उनको राष्ट्रपति बना दो, इतना ही बोल पाऊँगा। ये एक चर्चा आई थी कि टिकट जो बांटी गई थी वो उनकी पसंद से नहीं बांटी गई, क्या ये सही था? क्या? बिल्कुल सरासर गलत, झूठ खबर है ये, और भैया ने अभी बताया कि ये उनका दुर्भाग्य है, हम लोगों का नहीं, कि एक ऐसी पार्टी जिसने उनको सब कुछ दिया, उनके जीवन कार्यकाल में बिना चुनाव लड़े, एक भी इलेक्टोरल चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, 2 बार लड़े, दोनों बार बड़े मार्जिन से हारे, फिर भी जैसा कि बताया आपको कि हाईएस्ट, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कैलकुलेट करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाईएस्ट टेन्योर किसी एक व्यक्ति को मिला राज्यसभा का, उसका नाम सुरेश पचौरी जी है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तमाम पदों पर, और गांधी फैमिली के बहुत नज़दीक माने जाने वाले व्यक्ति, और जो उन्होंने कृत्य किया, मैं कृत्य कहूँगा इसको, जो कृत्य उन्होंने किया अपनी ढलती उम्र के साथ में, जो अभी 74, मेघा से 74-75 साल के तो सज्जन भी हो ही गएंगे वो शायद, 75 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में एक ऐसी पार्टी जिसने सब कुछ उनको दिया, उसको छोड़कर एक ऐसी पार्टी में गए जहाँ उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जहाँ उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैंने कुछ समय पहले कुछ मेरे साथी कार्यकर्ता मुझे एक फ़ोटो दिखाया जहाँ पर सुरेश पचौरी जी एक चाय की घुमटी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप कर रहे थे, अकेले बैठे हुए। अरे तो चाय की दुकान तो उनकी वैसे ही फेमस है उनके पार्टी में, आप मतलब चाय को ऐसा मत बोलिए। अकेले बैठे हुए थे, अकेले बैठकर। इससे आगे निकल के बात करना चाहिए। अच्छा, हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, उस समय मंच की स्थिति क्या थी आपने देखा नहीं? ध्यान से उनको पीछे धकेल दिया गया था। तो मतलब आप दोनों को नहीं लगता कि कोई नुकसान होना है कांग्रेस को? हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं
मैं होशंगाबाद इटारसी कार्यक्रम में गया था, भी अभी हमारे साथ थे। लोकसभा चुनाव की मैं बात आपको बता रहा हूँ। उस समय लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने मुझसे आकर हमारे साथियों से कहा कि हमको बहुत दिनों बाद हम आज़ाद महसूस कर रहे हैं, अपने आप आज़ाद। ये स्थिति चंबल की, ग्वालियर चंबल की। जब सिंधिया जी उधर गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता की सांसें तो अब हम ले पा रहे हैं। भोपाल होशंगाबाद के लोगों ने यही शब्द कहे। अच्छा, मैं इसी में एक और जोड़ता हूँ कि अजय सिंह राहुल ने कहीं पर कहा कि जीतू पटवारी ने जो कार्यकारिणी बनाई उसमें जो है वो पचौरी जी के लोग हैं या पचौरी जी का साथ है। तो इस पे कोई बात हुई क्या पार्टी में आपके? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी पहले भी इसको आपसे मैं जवाब देता हूँ इसका। पचौरी हु इज पचौरी? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस है। अब ये आप सुबह रगों में कांग्रेस वो आए हुए थे। अब मैं पूछ लेता हूं उनसे, अगर मालूम सुबह होते तो। जिनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, असली कांग्रेसी उन लोगों को लिया गया कांग्रेस कमेटी में। किसी के साथ जुड़ जाना, आज मैं विश्वेश जी के साथ बात कर रहा हूँ या सुमित जी के साथ बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो कहेंगे मैं मानूंगा। कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो वो कांग्रेसी है, वजनदार कांग्रेसी, इसलिए उनको संगठन में। मतलब दोनों आप इस बात पर सहमत हैं कि पचौरी जी के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल जीरो। और ऐसा ही ग्वालियर में भी है, ऐसा ही ग्वालियर में भी है। ग्वालियर के लोग अपने आप को, जैसा कि भैया ने भी कहा आपसे, बहुत 50 साल बाद उनको आज़ादी मिली है वहाँ पर कांग्रेस के लोगों को। अच्छा, मैं सज्जन भी आपके पास फिर आता हूँ। आपके कुछ बयान बहुत ही मतलब आक्रामक होते हैं, बहुत ही एक ऐसा संदेश देते हैं कि जो ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक होते हैं। एक आपने कहा था कि भारत का हाल बांग्लादेश श्रीलंका जैसा हो जाएगा। ये यहाँ शब्दों में चूक हो गई आपके विश्वेश जी। मैंने कहा था नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, भारत के बारे में। अरे भारत की माटी तो हम माथे से लगाते हैं। मैंने जिस तरह की गलत नीतियों का इस्तेमाल माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही श्रीलंका में उस समय के जिनकी सरकार थी उनने जो गलत निर्णय लिए, जनता उनके घर में घुस गई थी। मैंने यदि इस तरह के गलत निर्णय नरेंद्र मोदी जी आप भी लेते रहे, वही मेरा नौजवान जिसे आपने सब जवाब दिखाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, मेरी सरकार बना दो, किसान भाइयों तुम्हारा फसल का मूल्य दोगुना कर दूंगा, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। तो वो लोग एक सीमा तक तो सहन कर लेंगे, लेकिन उनके भविष्य के निर्धारण के लिए आज किसान शंभू बॉर्डर पर पिट रहा है, दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए ठंड में। आज उनसे 2 साल से आप वादा करते आ रहे हो MSP लागू करेंगे, हम नया कानून बनाएंगे जिससे आपके हाथ मजबूत हो। आप बताइए 700-800 किसान मर गए। तो यदि ये परिस्थिति देख के सज्जन वर्मा अनुभवी नेता यदि ये बोलता है कि श्रीलंका में जो हालत वहाँ के प्रधानमंत्री उन लोगों की हुई, कहीं एक दिन आपकी भी ना हो जाए। आपका ध्यान सिर्फ अडानी और अंबानी की तरफ है, देश के किसान और नौजवान की तरफ। मैं बोलने वाला था कि आपने स्पष्ट नाम लिया था कि अडानी और अंबानी के घर घुस जाएंगे। भैया सारी दौलत तो वहीं जा रही है, सारा पैसा वहाँ जा रहा है। रक्षक नरेंद्र मोदी जी हैं, अब पहरेदार इतना सशक्त है, माल वहाँ जा रहा है। अब माल खजाना जहाँ होगा, जनता यदि दुख भोगेगी तो जा सकती है वहाँ। देखिए, आप पे राष्ट्रद्रोह की भी मांग हुई थी कि राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज किया जाए। मैं भी कानून पढ़ा हुआ हूँ, मुझे भी पता है कि किन शब्दों से क्या धारा लगती है, इसलिए लगा नहीं ना। यदि होता तो लग जाता, मैं तो तैयार। आपने तो ये भी कहा था कि गुजरात वालों ने आज़ादी में क्या रोल निभाया, ये थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा। मैं बता देता हूँ, संपूर्ण गुजरात के बारे में तो बोल ही नहीं सकता हूँ। जो 2 महान नेता इस समय, नाम ले दो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके वंशजों ने या इन्होंने क्या स्वतंत्रता संग्राम, इनके वंशजों ने इन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है क्या? जिस परिवार ने बलिदान स्वतंत्रता की लड़ाई के समय दिया और
स्वतंत्र भारत के समय अपने प्राणों की कुर्बानी दी, बलिदान दिया। नेहरू जी कई बरस जेल में रहे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने, जो उस जमाने के अरबपति थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए खजाना खोल दिया था कि जितना पैसा लगता है ले जाओ, लेकिन अंग्रेजों को भगा के रहो। उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली, आधुनिक भारत की नींव जिस व्यक्ति ने रखी उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद जब देश में कुछ आतंकवादी सर उठाने लगे, तब इंदिरा गांधी ने, उनको एहसास था कि यदि मैं आतंकवादियों को रोकूंगी तो हो सकता मुझे कुछ हो जाए, तो उन्होंने अपनी मौत के चंद समय पहले एक भाषण दिया था कि मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी उस परिवार ने बलिदान दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहाँ थे? कहाँ है? एक भी नाम ले दो आप पूरे बीजेपी में, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रहा है कि आपको लगता है कि क्योंकि कुछ बयान कैलाश जी के आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब देखिए, भाजपाइयों की स्थिति के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, वो तो जग जाहिर है। जितने मध्य प्रदेश के एक एक बाशिंदे से आप पूछ सकते हैं कि सरकार कैसी चल रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले 20 सालों से शिवराज सिंह चौहान का टेन्योर गया और उसके बाद ये डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, और ये मध्य प्रदेश, ये दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि 20 साल की सरकार होने के बावजूद भी आज हमारा मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आज भी किसान, आज खाद की बीच में 18 महीने आपकी भी थी जी, बीच में आपकी भी सरकार थी। हाँ, तो 18 महीने तो हम 18 महीने में हमने जो किया सबको पता है। मैं गर्व से कह सकता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि 18 महीने की कांग्रेस की सरकार में सबसे बड़ा कर्ज माफी अगर हिंदुस्तान में कहीं हुआ तो वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस प्रदेश के 24 लाख, नोट करिए आप, 24 लाख किसानों का 12,000 करोड़ का कर्ज माफी करने का काम और किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की किया था तो वो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार ने। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं सुना था, चूंकि मेरा भोपाल से लगातार वास्ता रहा है, किसी किसान का 2 लाख रुपए माफ नहीं हुआ। एक बार बीच में ये मामला भी उठा था। नहीं, आपको शायद पता ही नहीं है, डिटेल्स नहीं पता है लोगों को, इसलिए ये इस तरह की भ्रम फैलाया जाता है। अच्छा, ये भ्रम है, मतलब ये आपका कहना है। हमने क्लियर मैंडेट कहा था कि हम 2 लाख तक के किसानों का पहले फेज में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और फिर 50 से 1.5 लाख, फिर 2 लाख, ये हमने 3 फेज बनाए थे। जिसमें हम लोगों ने 1 लाख तक का, वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि एग्जैक्टली वो गलत ही उसको परंपरा डाली गई थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ, बताइए मध्य प्रदेश के अलावा कौन सी भाजपा की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया? आज हमारा यही मध्य प्रदेश का किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा, लाठी खा रहा है। दरअसल राहुल गांधी जी ने 2 लाख रुपए मंच से बोल दिया था, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन उसके वजह से हुआ। नहीं, 2 लाख तो हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो कहा था वादा, हमें तो सिर्फ 15 महीने मिले, और 15 महीने हमने जो किया सबको पता है, और इन्होंने 18 साल में क्या किया ये भी सबको पता है। व्यापम जैसे वहां घोटाले मध्य प्रदेश में होते रहे, सैकड़ों घोटाले, पटवारी घोटाला, कितनी भर्ती, सरकारी शासकीय भर्ती घोटाले मध्य प्रदेश में यहाँ हुए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। मैं फिर से एक बार सवाल सज्जन भैया से पूछना चाहता हूँ कि कैलाश जी जो है वो सुपर सीएम की बात जो आई, यही तो बोल रहा है, आपने अरुण भाई से गलत सवाल पूछ के आप मुझसे पूछते। हाँ, नहीं, मैं इसीलिए मैंने सवाल के शुरू में ही कहा था कि मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैंने दोनों कहा था, मैं इसीलिए वापस आया आपके पास। नहीं, ये बाहर आवरण कुछ और दिख रहा है। कैलाश भाई ने शुरू में बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, इस सुपर पावर में हूँ। ओम बिरला, मुझे कितना मतलब मेरे मन को उस दिन दर्द हुआ, लोकसभा का स्पीकर इंदौर आया। कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़बोले हैं और अपने आप को इतना भयानक शक्तिमान समझ रहे थे कि मंच से भाषण दिया उन्होंने कि ओम बिरला जी को तो बना नहीं रहे थे मोदी जी, मैंने रिकमेंड करी इनको लोकसभा स्पीकर बनाने की। अब आ जाओ नीचे भोपाल, जरा आपको गलत जानकारियां हैं विश्वेश भाई, उनसे पूछ लेना उनके विभाग की एक फाइल भी आगे बढ़ रही है क्या? उसका नाम मोहन यादव है, घुटा है नेता है, एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। हालत ये है कि दिल्ली जाके कैलाश जी को शिकायत करना पड़ी, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा कि माल बढ़िया आ रहा है,
भाई तू डिस्टर्ब मत कर, तू डिस्टर्ब मत कर। मोहन यादव को बढ़िया काम कर रहा है, उसे करने दे। जी जी, ये जो विरोध है ये सड़कों पे नहीं आ पा रहा है या जनता तक के नहीं पहुंच रहा है कि माल बढ़िया आ रहा है, ये आप ही बता रहे हैं। ये क्यों नहीं एकजुट है पार्टी इसको लेके? देखो ये अब मैं थोड़ा सा लंबी बात करूंगा। आपने विश्वेश भाई पूछ लिया कि कई बातें नहीं आ पाती हैं। ये बातें तो हम जैसे लोगों को पता है, तो हम जब मंच मिला तो बता दिया। अब बात बड़ी लंबी है वो। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था कि पार्टी एकजुट क्यों नहीं है? भाई अगर मान लो कुछ हो रहा है तो विरोध हो तो मंच सड़कों पे हमारी पार्टी तो एकजुट है, बिल्कुल एक फोरम पर काम कर रहे हैं हम लोग। कहीं आप कहाँ आपको नजर ऐसा है कि हम लोग एकजुट नहीं? बताइए। जिस तरह तीव्रता से विरोध होना चाहिए। अभी 16 तारीख को विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा है। इससे पहले यूथ कांग्रेस का एक 15 दिन पहले 20 दिन पहले प्रदर्शन हमने किया। हर महीने हर जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर हमारे धरना प्रदर्शन रोज होते। किसानों को लेकर अनेक आंदोलन हमारे संगठन ने किए कांग्रेस के। तो ये केवल भ्रम फैलाया जाता है। कांग्रेस का एकजुटता कांग्रेस में, सब लोग एक फोरम पर एक साथ मिलकर इस संघर्ष को हम लोग कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर है इलेक्शन को, अब अगले इलेक्शन को देर है, तो फिर भी मतलब क्या कांग्रेस अब आगे करना चाह रही है? संगठन में क्या करना चाह रही है? दो बड़े नेता हमारे साथ मैंने आपको अभी बताया ना, जैसा कि कैसे रीस्ट्रक्चर होगी पार्टी, क्योंकि एक नया प्रदेश अध्यक्ष है आपके पास में, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है जो कुछ सीनियरों को खटक रहा है, जो कुछ लोगों के साथ में तालमेल नहीं बना पा रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग का काम मैंने पहले भी ब्रीफ आपसे किया। रीस्ट्रक्चरिंग काम ऑलरेडी शुरू है। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बना दी गई है। मंडल, सेक्टर, ब्लॉक, बूथ, जिला कांग्रेस कमेटीज का पुनर्गठन का काम शुरू है। हमारे प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं वो समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ किसको कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ किसकी उपयोगिता है, कहाँ किसको लाने से हमको नफ़ा नुकसान होगा, कौन पार्टी को अपलिफ्ट कर सकता है अपने इलाके में। वो तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई जो हमारे मोर्चा संगठन है, वो भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप खुद ने कहा, अभी 4.5 साल और हमारे पास है। तो अभी मेन फोकस ये कि हम नीचे जो हमारा नीचे का संगठन है उसको पूर्ण रूप से मजबूत कर दें। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, इसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, वो एक बड़ी लंबी प्रोसेस आपको पता ही है। लेकिन अभी जो मुख्य काम है वो संगठन को मजबूत करना है। मैंने अपनी ओर से सुझाव दिए हैं, अध्यक्ष जी को भी मैंने संदेश किया है कि भाई जो लोग अच्छे हैं, जो कर्मठ हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और कहीं चूक हुई है उसको वो रेक्टिफाई करें, उनका एडजस्टमेंट जरूरी है। क्या है, अरुण यादव नाम आते ही खलघाट याद आता है। कोई नया आंदोलन इस बार, कोई किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो खलघाट पे जैसा आपका भाई ये किसानों की बात चूंकि निकली है तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता अपनी वाजिब मांगों के लिए भी फिर से दिल्ली भोपाल की सड़कों पर तैनात है। पिछले 10 साल के टेन्योर में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे 10 साल के कितने बड़े बड़े आंदोलन, और मैं कह सकता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा अगर किसानों का आंदोलन कहीं हुआ तो हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ। 8 महीने का आंदोलन चला जिसमें हमारी वाजिब मांग थी, हमको एमएफसी मिले, हमको हमारी फसल को तिल जाम मिले, छोटी छोटी मांगे थी जिसको लेकर हमारा किसान धरना प्रदर्शन करता रहा। 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस किसान आंदोलन।